1870 के बाद जो यूरोप के देश थे, जैसे जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रसिया था, इन लोगों ने एशिया और अफ्रीका में कॉलोनी बनानी शुरू की। और ये लोग उस समय कॉलोनियाँ बनाया करते थे, इनके पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा थे, इनके पास सेना जो थी वो मजबूत थी, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। तो अफ्रीका में सिर्फ इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़ दें, तो लगभग सारे देशों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा था। एशिया में वही हाल था। चाइना का ऐसा था कि चाइना एक बहुत बड़ा देश था उस समय, तो उसको अलग-अलग देशों ने मिल के कब्ज़ा किया था। कुछ पार्ट पे जापान का कब्ज़ा था, कहीं ब्रिटेन का कब्ज़ा था, कहीं फ्रांस का कब्ज़ा था। तो ऐसे करके बहुत सारे देशों ने मिलके चाइना को कंट्रोल किए हुए था। तो कहानी ऐसी है कि ये लोग उस समय इतना ताकतवर थे कि लगभग जितना भी दुनिया में व्यापार होता था, उसका 45% सिर्फ यूरोप कंट्रोल करता था। और जितना भी दुनिया में सामान बनते थे, वस्तुएँ बनती थी, उसका 60% ये लोग कंट्रोल करते थे। अब 5 देश यूरोप के बहुत ताकतवर थे। पहला था जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद से रसिया था, उसके बाद से ऑस्ट्रिया-हंगरी एम्पायर था, उसके बाद से ब्रिटेन था। इन सब में जो ब्रिटेन था, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसा उस समय किसी के पास था, तो ब्रिटेन के पास था। इसकी सेना भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तो ये क्या हुआ कि ये लोग जो देश थे, पहले ये लोग जो लड़ाई था कॉलोनी को लेके, ये लोग ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका में ही रखते थे कि यूरोप में शांति रहे और यहाँ पे लड़ाई-झगड़े होते रहे। पर धीरे-धीरे सबके इच्छाएँ बढ़ने लगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कंट्रोल करूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ कंट्रोल कर सकूँ। तो इन सब चीज़ों को लेके जो ये लड़ाई थी, वो धीरे-धीरे यूरोप तक पहुँचनी शुरू हो गई। इन लोगों ने आपस में गुट बनाना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया-हंगरी एम्पायर था। ये तीनों ने मिलके एक गुट बनाया कि हम लोग एक गुट बनाते हैं कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम तीनों मिलके एक साथ दूसरे पे हमला करेंगे, दूसरे देश पे। अब इन सबको देख के फ्रांस और जो रसिया था उसको लगा कि अगर हम लोग गुटबाज़ी नहीं करते हैं, तो हो सकता है हम पे हमला हो जाए। तो फ्रांस और रसिया ने गुट बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे फ्रांस और रसिया के साथ ब्रिटेन भी उनके गुट में आ गया। पर जो इटली था उसका कोई ठीक नहीं था कि वो किसके तरफ से लड़ाई करेगा, किसके तरफ से लड़ाई नहीं करेगा। वो तो ऐसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी एम्पायर के साथ था, पर वो इधर-उधर होते रहता था। तो कहानी ऐसी थी इनकी। अब क्या हुआ कि इनको रिसोर्सेज़ कंट्रोल करने थे, तो ये लोग क्या करने लगे, गुटबाज़ी तो कर ही रहे थे। ये लोग जो अपनी सेना थी, उसको स्ट्रॉन्ग करने लगे और एक देश जब भी अपना सेना मजबूत करता है, तो वो कहता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना है, उसको मजबूत कर रहा हूँ। अब जैसे उस वक़्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी था ब्रिटेन के पास। अब जो जर्मनी का एम्पायर था, वो क्या करने लगा कि अपना जो नेवी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी बना दिया। तो जो ब्रिटेन था, उसने सवाल पूछा जर्मनी के राजा से कि, "तुम अपना जो नेवी है, उसको काहे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? तुम्हारे पास पहले से ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है, पर तुम नेवी को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हो?" तो जर्मनी का राजा बोला कि, "ये जो नेवी है, वो मैं अपने सुरक्षा के लिए बना रहा हूँ। पर अगर कोई बदमाशी किया, अगर ब्रिटेन भी बदमाशी किया, तो हम छोड़ेंगे नहीं।" तो मामला क्लियर था कि अगर जर्मनी का राजा स्ट्रॉन्ग बन रहा है और अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ब्रिटेन को भी करना था। तो ब्रिटेन भी अपनी नेवी आर्मी स्ट्रॉन्ग करने लगा। इसको देखा-देखी रसिया करने लगा, इसको देखा-देखी फ्रांस करने लगा। तो ऐसा माहौल इन लोगों में बन चुका था कि अगर युद्ध नहीं किया जाएगा ना, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जहाँ पे ऐसा सोच होने लगे कि बिना युद्ध के डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे युद्ध होना तय था। तो यही धीरे-धीरे जो गुटबाज़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके कन्वर्ट हो गई। तो ये जानना ज़रूरी है पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने से पहले कि क्या कारण थे जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये सब कारण थे कि जैसे कॉलोनियों पे लोग कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, वो होना शुरू हो गया। क्या है कि कोई भी युद्ध होता है ना, तो उसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं छोटे-छोटे जिसकी वजह से एक युद्ध होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही कोई देश उठा और दूसरे देश पे हमला करने लगा। नहीं, धीरे-धीरे कुछ कोई थोड़ा-सा बात आगे बढ़ाता है, कोई उससे ऊपर जाता है, तो ऐसे कर-कर के ही झगड़े शुरू होते हैं। आम जीवन में भी झगड़े ऐसे ही शुरू होते हैं, तो देशों में भी जो झगड़े हैं वैसे ही शुरू होते हैं। अब इसमें क्या था उस समय की अभी भी कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो सेम चीज़ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी था। अपने-अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग गुट बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि फ्रांस को ब्रिटेन से चिढ़ नहीं था, ऐसा नहीं है। फ्रांस ब्रिटेन को देखना नहीं चाहता था और ब्रिटेन फ्रांस को देखना नहीं चाहता था। वो दोनों चाहते थे कि एक-दूसरे पे कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया जाए। अब जर्मनी की वजह से फ्रांस को डर लगने लगा क्योंकि जर्मनी क्या किया कि फ्रांस को 2-4 थप्पड़ मार के एक बार थोड़ा एरिया फ्रांस का जो था वो छीन लिया था। अब फ्रांस को भी ये था कि जिस दिन पावरफुल हम हो गए तो जर्मनी का हम टेटुआ दबाएँगे, इसको हम कंट्रोल में लाएँगे क्योंकि ये हमसे हमारा ज़मीन छीना है और थोड़ा मतलब मन में भावना फ्रांस की ये बैठ गई थी कि जर्मनी जैसा देश अगर हमको हरा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों के फ्रांस के लोगों के मन में ये था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है क्योंकि हम कभी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और जर्मनी अभी डोमिनेट कर रहा है। अब ऐसे ही था कि कुछ देश जो थे वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़्ड थे, जैसे कंपनियाँ बहुत ज़्यादा थी, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास। रसिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, पर जो रसिया का जो मेन इकोनॉमी था वो ज़्यादातर डिपेंड था एग्रीकल्चर पे। तो रसिया धीरे-धीरे डेवलप कर रहा था और वो भी जो भी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, वो सब बाकी दूसरे देशों के पैसे देने की वजह से वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन रही थी। तो रसिया के पास लोग तो बहुत ज़्यादा थे, जो सबसे बड़ा एम्पायर था पूरे यूरोप में वो रसिया था, उसके बराबर कोई नहीं था। इस समय जो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब देश जो हम लोग देखते हैं, वो सब उस समय रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। यहाँ तक कि ईरान के कुछ पार्ट पे भी रसिया का कंट्रोल हुआ करता था और कुछ पार्ट पे ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ करता था और कुछ एरिया ईरान का छोड़ा था इन दोनों ने बफर के रूप में कि भाई ना तुम आओगे यहाँ पे कंट्रोल करने, ना हम आएँगे कंट्रोल करने यहाँ पे। और ऐसे ये लोग जो कॉलोनियाँ थी, वो बनाते थे। ऐसे ये लोग मतलब अपना डेवलपमेंट देखते थे। तो ये सब चीज़ें थी फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेके। अब कहानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे शुरू हुआ, इसके बाद ही शुरू हुआ। क्योंकि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं जानेगा कि बेस नहीं जानेंगे कि आपकी बेस क्या है, तो फिर आगे का जो बिल्डिंग है, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे बना।
तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पहले बेस मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हो रही थी और उसके बाद से ही हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जानेंगे। पहले हम जान लेंगे कि कौन देश स्ट्रॉन्ग था, कौन देश वीक था, तो हमको समझ में आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस देश का कितना महत्व रहा होगा।